हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी 3 देशों की यात्रा करके आए हैं। तो वो कोई घुमाई नहीं करके आए हैं, उसके अलावा भी उनके कुछ पर्पज़ होते हैं। किसी भी पीएम का विदेश यात्रा होती है तो उससे पहले से कुछ पर्पज़ डिसाइड किए जाते हैं कि ये हमें कार्य करने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो G7 समिट थी इस बार जापान में थी और एक क्वाड की बैठक थी। ये दोनों अभी वर्तमान हालात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनकर उभर रहे हैं। तो उसमें G7 के अंदर प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया गया था एज ए गेस्ट। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ये किया गया था। और ये शायद 10वीं बार है कि हमारे पीएम G7 समिट में भाग ले रहे हैं, लेकिन वो एज ए गेस्ट, वो G7 के पार्ट नहीं है। तो इसी तरह की चीज़ें जो हमारे विदेश नीति के लिहाज से, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी हाल ही में 19 मई से लेकर 24 मई के बीच में 25 मई तक जो यात्राएं की हैं वो 3 देशों की यात्राएं की हैं। सबसे पहले गए वो जापान, उसके बाद गए पपुआ न्यू गिनी, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की साइड में एक द्वीपीय देश है। बहुत ज़्यादा चर्चा में भी आया है इस समय, शायद क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है किसी पपुआ न्यू गिनी जो देश है उस पर। फिर उसके बाद उसी के पास में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया देश भी है, वहाँ की यात्रा करते हुए वो भारत लौटे हैं। भारत आके उन्होंने ज़बरदस्त भाषण वगैरह भी दिया है, लेकिन वो हमारे काम की चीज़ें नहीं है। हम सिर्फ हमारे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनका डिस्कशन करते हैं। तो क्या मिला, क्या दिया इस यात्रा में, भारत ने क्या क्या देख के आए हैं पीएम साहब, और हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। नुकसान तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, नुकसान तो जो आने जाने का भाड़ा लगता है उसका होता है बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है यात्रा का। चलो तो हम बढ़ते हैं आगे। इसी में सबसे पहले बात करते हैं जापान की। जापान में क्या हुआ कि जापान में सबसे पहला मेन मकसद था कि इस बार जो G7 की कंट्रीज़ की बैठक थी उस बैठक में एज ए गेस्ट उन्हें इनवाइट किया गया था हमारे पीएम को। और उसका मकसद यही होता है कि 1 to 1 या 2 कंट्री से और सबसे मिले भी। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय कोई स्पेशल चीफ गेस्ट थे या कोई इतनी बड़ी बात है। दक्षिण कोरिया भी आया था और भी काफ़ी देश आए थे। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो G7 के एज ए गेस्ट हमें ही बुलाया गया भारत को, कि हम बढ़ा चढ़ा के इस बात को बोलें कि हमें ही बुलाया गया। बहुत से देशों को बुलाते हैं, इट्स नॉट ए न्यू थिंग। तो G7 की बैठक हुई। G7 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये 1973-74 के अंदर स्टार्ट हुआ था। उस समय हालात ऐसे थे कि जो अरब कंट्रीज़ थे, ओपेक कंट्रीज़ थे, ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज़ थे, उन्होंने क्या किया कि अपना ऑयल, इनको अमेरिका वगैरह को इनको सबक सिखाने के लिए, पश्चिमी देशों को सबक सिखाने के लिए क्या किया, अपना प्रोडक्शन एकदम डाउन कर दिया कि भाई इनको सबक सिखाते हैं। उससे क्या हुआ, तेल का प्रोडक्शन ही डाउन कर दिया तो डिमांड तो जो ऑब्वियसली है वो तो रहेगी। अब सप्लाई हुई नहीं, तो सप्लाई नहीं हुई तो क्या हुआ, तेल के भाव आसमान चढ़ गए, 300-400% तक बढ़ गए। तब अमेरिका ने क्या हुआ, उसको आया गुस्सा कि मैं तो सबसे बड़ी सुपर पावर हूँ, कि ऐसी हिम्मत कैसे हुई। तो उसने क्या किया कि जो सबसे बड़ी उस समय की सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड की, जो 6 कंट्रीज़ थे, सुपर 6 का उस टाइम कहा गया था इनको, सुपर 6। तो उन 6 कंट्रीज़ को साथ में लेके कि हम इनको जवाब देंगे मिलके, हम इनका सामना करेंगे कि इन्होंने ऐसी हिम्मत दोबारा ना करें। तो अमेरिका की पहल पर ये 6 देश एकत्रित हुए थे। कौन कौन से 6 देश थे? अमेरिका खुद, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये सब कंट्रीज़ थे। इन्होंने 6 कंट्रीज़ ने मिलकर के 73-74 में ये संगठन बना लिया था। और 75 से ये थोड़ा चर्चा में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था कि हम सबसे बड़ी, उस समय की 60-70% GDP थी ये वर्ल्ड की। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब ने मिल करके फिर जाके सारा पंगा खत्म हुआ कि तेल वगैरह वाला उन पर प्रेशर डला, फिर उन्होंने भी सारा चालू किया, वो सब सोल्यूशन हो गया। अब मकसद कुछ और था, लेकिन फिर इसका मकसद हो गया कि हम पूरे देश, वर्ल्ड में जब संगठन बन ही गया है तो हम कुछ ना कुछ तरीके से हर साल बैठक करके दबदबा तो बनाए रखें ना, वी आर सुपर कंट्रीज़, ये शो करने के लिए ऐसी मीटिंग होती है। बाकी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि इसका कोई इतना बड़ा, जैसे हमारा WTO का कोई मकसद है, उद्देश्य है, इसका कोई क्लियर कट उद्देश्य नहीं है। ये अपने आप को ही कहते हैं कि हम इकोनॉमिक वगैरह सुधारों की बात करेंगे। और जैसे चाइना, इस बैठक का मकसद था कि चाइना को कैसे भी घेरना है, चाइना को कैसे भी दबाना है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद में रूस भी इसका स्टार्टिंग कंट्रीज़ में था उस समय जब हालात थे 1998 के आसपास में, तो रूस भी इसमें सदस्य बन गया था। उसके बाद कनाडा भी सदस्य, कनाडा तो 78 में ही बन गया था इसका सदस्य, और फिर रूस भी शामिल हो गया था। तो इसको G8 कहा गया था। G7 से नाम बढ़ के, क्योंकि 8 सदस्य हो गए थे। लेकिन 2014 में क्या परिस्थिति हुई कि हमारे रूस वाले जो भाई साहब हैं पुतिन जी, तो उन्होंने क्या किया, यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया। भाई ये तो हमारा है, वापस दो। उन्होंने वापस ले लिया। तो इन देशों को आ गया गुस्सा, क्योंकि ये पहले से यूक्रेन से थोड़ा टच बढ़ाना चाह रहे थे। अब आज के जो हालात है युद्ध के, वो क्यों हुए? क्योंकि नाटो का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी यूक्रेन ने। तो रूस ने कहा कि तू मेरा पड़ोसी सीमा देश है, अगर तू नाटो का सदस्य बनेगा तो मेरे पे खतरा आएगा, तो नहीं बनना भाई।
तो नहीं बनना तो इस बात को लेकर वो कहे मैं बनूंगा, तो इस बात को लेकर युद्ध चल रहा है। और पता नहीं कौन सा युद्ध है, समझ में नहीं आ रहा, 1 साल से ऊपर होने का, यार चलता ही आ रहा है। खैर वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो 2014 में रूस को हटा दिया था, उसके बाद से वापस ये 7 कंट्रीज ही रह गए। जो कनाडा है 1976 में इसका सदस्य बना था, रूस अब इसका सदस्य नहीं है। अब इन्होंने क्या पास किया, सबसे मेन जो बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकला, उस बैठक का नतीजा ये निकला कि इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, रसिया पर प्रतिबंध और ठोके हैं। रसिया पर क्या किया, प्रतिबंध ठोके हैं। पहले से ही प्रतिबंध 100-150 थे, अभी इस बार 300 के आसपास और ज़्यादा प्रतिबंध उन पर ठोक दिए। भाई अब देख तो क्या करता है, देखें कैसे बचता है। और रियली हालात ये हैं कि यदि पूरा विश्व, वर्ल्ड के जो सुपर कंट्रीज़ हैं, अगर वो अलग हो जाते हैं, अगर भारत बेचारा साथ दे रहा है, भारत जैसे देश, चाइना भी पूरा टक्कर में खड़ा है, रूस के साथ खड़ा है, हाथ से हाथ मिला के, यदि ऐसे देश अगर नहीं साथ देना तो वास्तव में ऐसा कोई देश नहीं है, कितनी भी सुपर पावर हो, जो टिक सके ज़्यादा लंबे समय तक। और इस युद्ध को तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, रूस ने खुद ने नहीं सोचा होगा कि 1-2 महीने ज़्यादा चलेगा, कभी अपने हथियार गिरा देगा, आत्मसमर्पण कर देगा यूक्रेन, लेकिन नहीं किया भाई, उसको भी मानना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, पहली बात तो की रशिया पर प्रतिबंध ठोके। उस रशिया की आज ये हालत है कि फ्रीज और वॉशिंग मशीनों से सेमीकंडक्टर और जो पार्ट्स हैं ना, वो निकाल के इलेक्ट्रिक निकाल के मिसाइलें छोड़ रहा है। मतलब मिसाइलों में जो पार्ट्स ही होते हैं तो उनकी पूर्ति वो कहाँ से कर रहा है, क्योंकि कोई इंपोर्ट तो करने ही नहीं दे रहा, उसको इंपोर्ट के लिए प्रतिबंध लगा दिए, तो वो चीज़ें मिल रही हैं। अब वो मिसाइलें छोड़ रहे हैं, उनकी जांचें हो रही हैं। अब ये सही है गलत बात अलग है, बट ये बोल रहे हैं कि फ्रीज और वॉशिंग मशीन के पार्ट्स निकल रहे हैं मिसाइलों में से। ऐसी भी नौबत आई है, तो देखना पड़ेगा कितने दिन चलता है। फिर बात करते हैं इसमें क्या हुआ था कि रसिया पे, और ये दूसरी सबसे बड़ी इन्होंने जो G7 के कंट्रीज ने बैठक की, कि जो चाइना को साफ साफ शब्दों में चुनौती दी है, नाम नहीं लिया, कि हम किसी भी ऐसी शक्ति को उभरने नहीं देंगे जो किन्हीं गरीब देशों के आर्थिक हालातों का फ़ायदा उठाकर और उनको कर्ज में जाल में फंसाकर उन पर कब्जा कर आर्थिक दबदबा बनाए। और रियलिटी यही है कि वो चीन का ही मतलब था। चीन क्या करता है, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान देख लो, जितने भी द्वीपीय आइलैंड्स देख लो, क्या करता है, बस मौका देखता है कि हाँ भाई तुम्हें पैसे की जरूरत, तुम्हारा बंदरगाह मैं डेवलप करके दूंगा, तुम्हारा क्या चाहिए वो मैं दूंगा, बस मेरे को एयरबेस चाहिए, मेरे भी यहाँ पे जो काम करने वाले वो रहेंगे, और तुम इतने लिमिट, उसके पास इतना पैसा है कि करे क्या। उसके पास सबसे बढ़िया जरिया था कि इन्वेस्ट करो अलग अलग कंट्रीज़ में, टाइम के साथ पैसे का ब्याज इंटरेस्ट बढ़ेगा, और नहीं भी बढ़ेगा तो वो देश तो अपने कब्जे में रहेंगे ना। और हालात वही है कि वो चुका पाने की स्थिति में नहीं है। आज श्रीलंका की हालत देख लो, पाकिस्तान की हालत देख लो, कहाँ कहाँ मांगता फिर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी सऊदी अरब जा रहा है, कभी कहाँ किसके पैर पकड़ रहा है। अब तो खुद के हालात ही इतने बुरे हैं कि वो पीएम को पता नहीं है कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, जो पूर्व पीएम है वो उसको ये रास्ता नहीं है कि जाऊँ कहाँ। तो उन सब की बातों का मतलब ये है कि सबसे पहले G7 में ये 2 मुद्दे हुए। पहला हुआ रसिया पे प्रतिबंध की संख्या बढ़ाई गई, उसको बुरी तरह से जकड़ दिया गया। दूसरा, चाइना को साफ साफ शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती दी गई कि आप किसी भी देश के आर्थिक हालातों का फ़ायदा, मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन पर आर्थिक दबदबा बनाने का प्रयास नहीं करोगे। ये रहा साहब G7 का सारांश। अब क्वाड की बैठक की बात करते हैं। क्वाड ऑलरेडी तुम जानते हो कि चीन का काउंटर करने के लिए, जो साउथ चाइना सी में जो इसकी भूमिकाएं बढ़ रही हैं, तो भारत ही मिलता है सबको। तो भारत को साथ लेके USA और ने जापान को साथ लिया, वो भी चाइना विरोधी है, भारत को लिया, उधर ऑस्ट्रेलिया को लिया, इन चारों कंट्रीज ने मिलकर क्वाड संगठन बनाया। उस क्वाड की बैठक होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अमेरिका में जो डिफ़ॉल्टर होने का और वो जो चल रहा है, टाइम बहुत कम था, तो उस चक्कर में वो साहब आ नहीं पाए। तो इन्होंने कहा कि क्वाड की बैठक वहीं कर लो, मैं ऑस्ट्रेलिया जा नहीं पाऊँगा, अभी जापान आया हुआ हूँ तो वो कर लेता हूँ। तो क्वाड से पहले हम ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये सब बैठकें हुई कहाँ। ये कहाँ पे हुई थी, हिरोशिमा में। हिरोशिमा ऐसा शहर जिसने शायद नागासाकी और हिरोशिमा थे, तो मतलब सबसे पहले परमाणु बम की विभीषिका झेली थी। बड़े ताज्जुब की बात है कि वो शहर फिर से 72 घंटों में, यानी मात्र 3 दिन में वापस खड़ा हो गया था। खैर आज तक उसके दुष्परिणाम उनको देखने को मिलते हैं। ऐसी नौबत, हम तो यही दुआ करते हैं कि दोबारा किसी शहर को ऐसी नौबत देखने को ना मिले। उसी शहर में ये हुआ था। अब हम प्री के लिए आज से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहाँ बैठक हुई। हिरोशिमा में हुई। हिरोशिमा में हुई तो वहाँ पे क्या हुआ साहब, और कुछ हुआ तो हमारे मोदी जी का क्या रोल था, हमें हमारे मकसद से पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने एक गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। किसका? गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। दूसरा, वहाँ पे क्या है, एक पीस मेमोरियल पार्क है। क्या है हिरोशिमा में, क्या है? पीस मेमोरियल पार्क है। वो पार्क क्या है, वो उन्हीं की यादों में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उस परमाणु बम के हादसे में, जो अमेरिका ने ही छोड़ा था।
तो देखो क्या हालात कैसे बदल जाते हैं। उसी अमेरिका ने उस जापान की हिरोशिमा को नष्ट किया था और वहीं जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बड़े रुतबे से भाषण दे रहा है, मीटिंग कर रहा है। तो ये जापान का भी एक तरीका था, एक स्ट्रेटेजी थी कि कैसे अमेरिका को एहसास तो हो कि हम वहीं बैठ के बैठक कर रहे हैं जहाँ पे तुमने कभी परमाणु बम गिराया था। तो ये सब इनडायरेक्ट अंदेशे होते हैं जो निकाले जाते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट द्वारा। अब ये चीज़ें थी जिससे उनसे रिलेटेड कंप्लीट है। अब बात करते हैं हम क्वाड की। क्वाड में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई कौन कौन से देश थे। क्वाड में ऑलरेडी है यूएसए यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है निकालने का, इसको बनाने का क्या मकसद था क्वाड को? क्वाड को बनाने का मकसद था चाइना का दबदबा ख़त्म करना। चाइना जो ये आक्रामकता अपना रहा है तो साउथ चाइना सी और इसमें, तो इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए। एक तरफ जापान हो गया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरफ इंडिया हो गया और उधर यूएसए हो गया। तो इसकी बैठक हर समय होती है। ये क्या करते हैं, मोस्टली तो मिलिट्री कोऑपरेशंस करते हैं वहाँ पे अलग अलग जगहों पे। तो इस तरह से कि भी दिखाते रहते हैं कि हम काउंटर में हैं तुम्हारे सामने, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत कर, ज़्यादा हिमाकत मत कर। तो ये इसकी भी बैठक वहाँ पे हो गई थी, होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहीं पर बैठक कर ली गई क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को टाइम नहीं था। दूसरा एक उस लिहाज से क्वेश्चन देखा जाता है तोमियो मिज़ुकोमी। ये नाम चर्चा में इसलिए है, तोमियो मिज़ुकोमी क्या है, जापान के एक राइटर हैं जिन्होंने हमारे काफ़ी सारे ग्रंथों का, इंडियन ग्रंथों का, भारतीय साहित्य को जापानी साहित्य में अनुवादित करने में हेल्प की और उस भारतीय साहित्य की पहुंच को जापानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसीलिए इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इनको भारत की तरफ से जो पद्मश्री पुरस्कार है, श्रेष्ठ पुरस्कार माने जाते हैं, वो मिल चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनसे स्वयं मुलाकात की थी वहाँ पे, तो इसलिए चर्चा का विषय है। तो इस नाम को भी थोड़ा सा तोमियो मिज़ुकोमी याद रखो। और ये पद्मश्री मिला हुआ है इनको, और वो किस लिए मिला हुआ है, वो पर्पज़ याद रहना चाहिए। अब इस फिर चलते हैं दूसरे देश पे हम भी, वो है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी नक्शा में आप आराम से देखते हो, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पास में एक आइलैंड है जो ऑलरेडी जलवायु परिवर्तन समस्या से भी जूझ रहा है, और लेकिन अभी बहुत स्टार्टिंग फेज में है, बहुत विकासशील। जिस तरह से हम मान लो 1947 में आज़ाद, मतलब 1960 की जो स्थिति थी वही स्थिति लगभग वहाँ की है। अभी डेवलपिंग कर रहा है, बूम कर रहा है। और पूरा वहाँ पे जो पूरा एरिया है वो आदिवासी, जिस तरह से हम जनजाति बोलते हैं तो वैसे वहाँ पे जनजातियों का वो पूरा आइलैंड है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं जेम्स मारेप। आपने खूब फोटोज़ देखी होंगी, खूब चर्चित, मतलब खूब सारा मीडिया में वो हुआ था कि उन्होंने पैर छुए। खैर वो सम्मान की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए, ये लेकिन गर्व की बात भी है। लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि वहाँ पर आज तक किसी को, उनकी एक मान्यताएं परंपराएं होती हैं, जनजातियों की मान्यताएं परंपराएं डिगमिगाती नहीं है किसी से। सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद भी वहाँ पे सिस्टम था कि किसी भी का भी राजकीय सम्मान नहीं किया जाएगा। सूर्यास्त हो गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी है ना वो लोग, तो कि उसके बाद किसी का सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का सम्मान सूर्यास्त के बाद भी किया गया, और उसी सम्मान को जाहिर करने का एक तरीका था कि उन्होंने भी मालूम किया होगा कि वहाँ पे किस तरह से सम्मान जाहिर किया जाता है बड़ों के प्रति, बड़े वरिष्ठों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति। तो उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने उनके पैर छूने का वो अभिवादन का एक तरीका उनका था। खैर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या बोला, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या बोला कि पीएम ऑफ इंडिया इज़ द ग्लोबल साउथ लीडर फॉर अस। ग्लोबल साउथ वर्ड है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमारे देश के पीएम को उन्होंने क्या कहा कि ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। आज पपुआ न्यू गिनी में 30 से 40% इन्वेस्टमेंट जो डेवलपमेंट का कर रखा है वो चाइना ने कर रखा है। ऐसे हालात होते हुए भारत के पक्ष में इतना खुलेआम ओपन मंच पे बोलना कि यही लीडर है हमारे, ये जो ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो भी विश्व के गरीब और पिछड़े और विकासशील देश हैं उनकी आवाज़, उनका मंच हम किसको मानते हैं आज के टाइम में, भारत को मानते हैं, बड़ा भाई भारत को मानते हैं। तो ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज में वही आता है सब। तो उनका सबसे बड़ा लीडर किसको मान लिया, बॉस घोषित कर दिया किसने, जो वहाँ के पपुआ न्यू गिनी राष्ट्रपति ने। अब चाइना क्या हालत करेगा वो खैर वो संभालेंगे, या उनकी भी, उन्होंने भी सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो ये बोलना बहुत बड़ी बात है किसी मंच पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे, चाइना का दबदबा होते हुए भी। अब फिर बात करते हैं और क्या है भाई, पपुआ न्यू गिनी गए क्यों। 2014 में एक संगठन बना हमारा फिपिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, यानी जो भी हिंद प्रशांत महासागर के आसपास के जो आइलैंड्स हैं किनारे पे, उनका एक 14 देश हैं टोटल, कितने देश हैं, 14 देश हैं, या 14 आइलैंड मान लो, 14 द्वीपीय देश हैं, उनका एक संगठन बनाया गया ताकि, और भारत ने ही ये पहल की थी ताकि इन आइलैंड से हमारा कॉन्टैक्ट हो सके। और इसके काफ़ी सारे मायने हैं,
हमारा ट्रेड भी बढ़ाना होता है, हमारी कई स्ट्रेटेजी बनानी होती है, हमें किसी भी सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशंस भी होते हैं, उनको भी बॉन्डिंग को मजबूत करना है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी को मान लो, हार्ड डिप्लोमेसी मान लो, चाइना को काउंटर करने की पॉलिसी मान लो, क्योंकि चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चला चला के इस तरह से किस सभी द्वीपीय देशों को कोई देश नहीं छोड़ रहा, वो तो पकड़ पकड़ के ढूंढ रहा है। जैसे हमारे जो अशोक गहलोत जी योजनाएं चलाने के लिए ढूंढते हैं ना आजकल कि कौन सी चलाऊं, कौन सा सेक्टर पकड़ूं, कहाँ पे क्या कौन सा सेक्टर छूट गया भाई कि वहाँ पे और कुछ दूं मैं, तो वैसे ही वो चाइना भी ढूंढ रहा है कि कोई बचा है क्या, कोई देश जिसको मैं कर्ज दूं। तो ऐसी नौबत है। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिपिक सम्मेलन, फिपिक 2014 और 14 देश हैं, 14 कंट्रीज हैं जो सब आइलैंड्स हैं। फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसकी ही बैठक वहाँ पे हुई थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, 2 देश हैं, फिजी और पलाऊ। पलाऊ को रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपब्लिकन ऑफ पलाऊ। इसका वार्ड का नाम है इकबाल, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी पूछ ले, इकबाल अवार्ड किससे संबंधित है। तो इन दोनों देशों ने, जो फिजी जो भी द्वीपीय देश है, ये भी इन दोनों द्वीपीय देशों ने अपने देश का जो भी सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारा भारत रत्न है वैसे इनका जो सर्वोच्च सम्मान है, जैसे पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान है इकबाल अवार्ड बोलते हैं उसको, वो है, और फिजी का द ग्रेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द फिजी, इस तरह से है। हमारे पीएम मोदी जी को, जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रदान किया है। अब बात करते हैं इसमें, हमारे भारत इतने द्वीपीय देश हैं तो क्या करके आएगा भारत, कुछ देकर ही आएगा ना। तो भारत ने कहा ठीक है भाई मैं बांटता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या बोला कि 1000 अमृत सागर स्कॉलरशिप दूंगा मैं 5 साल में। कितने साल में, 5 साल में। जो भी फिपिक कंट्रीज हैं, 14 देश हैं, उनमें सब में अलग अलग तरीके से हर साल हम टोटल 1000 लोगों को स्कॉलरशिप देंगे कि हमारे भारत में आओ, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लो, पढ़ो, तुम्हारा सारा खर्चा वगैरह सब में छूट दी जाएगी। तो उसका नाम क्या है, अमृत सागर फेलोशिप। कितनी, 1000, कितने टाइम में, 5 साल में, ये याद रखना है। और इसके अलावा क्या दे रहा है भाई, जो पपुआ न्यू गिनी देश है उसमें क्या किया है इन्होंने, हमारा साइबर और आईटी का ट्रेनिंग हब बनाया है कि हम साइबर में ट्रेनिंग देंगे आपको, और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी हमारे पास तकनीक है वो हम आपको सबको प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए एक सेंटर वहाँ पर बनाया है। इसके अलावा फिजी को क्या किया है, 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे हम। और बाकी फिफिक कंट्रीज वो सबको क्या देंगे, सी एम्बुलेंस देंगे, समुद्री एम्बुलेंस जो होती है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। डायलिसिस केयर की यूनिट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जो मशीन होती है डायलिसिस करने की, किडनी वगैरह खराब होने पर वो प्रोवाइड करवाएंगे। और इस तरह की काफ़ी सारी छोटी मोटी घोषणाएं की हैं कि हम जो भी वहाँ पर ज़रूरत है, जो हमें जिसमें हमारे पास जो है ना, वो आप ले, खुले दिल से ले, हम आपको देंगे वो सब। बस आप हमसे कैसे भी व्यवहार अच्छा रखो, हमसे जुड़े रहो। फिर उसके बाद आते हैं फिपिक देशों से और किस किस सेक्टर में बात हुई है, हेल्थ सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और स्किल सेक्टर में। इन सेक्टरों में हमारी ज़्यादा बातें हुई हैं, इसमें समझौते हुए हैं। तो ये सब था पपुआ न्यू गिनी का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया में गया, जहाँ पे धूमधाम स्वागत हुआ हमारे पीएम मोदी जी का। तिरंगे तक, पर्ल हार्बर वगैरह तक में सब जगह तिरंगे के कलर्स लहरा रहे थे रात को, और पूरे इंडियन समुदाय भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी संबोधित किया था उन्होंने। और वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा था ही इज़ द बॉस, वो हमारे बॉस है। खुलेआम करना बहुत बड़ी बात होती है ये। तो खैर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, सबसे पहले तो जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुआ था, उनका भाषण हैरिस पार्क में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हैरिस पार्क का नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है, इसी बात पर, मोदी जी की यात्रा पर, लिटिल इंडिया। इसको अब से क्या नाम से जाना जाएगा, हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया। दूसरा क्या हुआ है, वहाँ के पीएम जो थे एंथनी अल्बनीज नाम है उनका, कुछ अटपटा, हाँ एंथनी अल्बनीज नाम है। तो उन्होंने अच्छा खासा स्वागत किया, विपक्ष ने भी हमारा स्वागत किया। उन्होंने तो ये तक कहा है कि ऐसी भीड़ कोई जुटा ही नहीं पाता, हमारा कोई नेता ऐसी भीड़ जुटा नहीं पाता। खैर वो सब तो भीड़ जुटाने में तो माहिर हैं हमारे पीएम साहब। तो उसके अलावा हमारे साथ क्या क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया क्या दिया, वो सब भाषणबाजी बातें अलग हैं। उन्होंने क्या किया है कि हमारे बेंगलुरु में कॉन्सुलेट सेंटर खोलेंगे, जिसमें तकनीकी का आदान प्रदान किया जाएगा। बिजनेस जो भी ट्रेड वगैरह है, बिजनेस रिलेटेड जो भी है सुविधाएं, जो भी जिसको भी जो अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ करना हो तो बेंगलुरु सबसे, वैसे भी हमारा IT हब है, तो वहाँ पर कॉन्सुलेट सेंटर खोलेगा। कौन, ऑस्ट्रेलिया। और भारत कहाँ खोलेगा, भारत खोलेगा ब्रिस्बेन में। जैसे हमारे यहाँ बेंगलुरु, वहाँ पे ब्रिस्बेन है वहाँ का शहर, तो उसमें कॉन्सुलेट सेंटर भारत खोलेगा, जहाँ पे किसका, IT और बिजनेस रिलेटेड चीज़ों का आदान प्रदान, उसके बारे में समझ विकसित की जाएगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, शेयर की जाएगी नॉलेज। इसके अलावा कौन सा और क्या हुआ है, इसके अलावा हमारे किस सेक्टर में जो हुआ है, ट्रेड और तकनीकी का हमने बता ही दिया कि इसके लिए वो जो ब्रिस्बेन और बेंगलुरु में आदान प्रदान होगा, कॉन्सुलेट सेंटर खुलेगा। एक हमारा क्या हुआ है, ट्रेड और डिस्प्यूट,
जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, जो समझौते हुए हैं रिटर्न में, वो कौन से 2 सेक्टर हैं सबसे मेन ऑस्ट्रेलिया के साथ में? सबसे पहला है ट्रेड और दूसरा है कौन सा? जो मिलिट्री कोऑपरेशंस के लिए डिफेंस सेक्टर में। किसमें? डिफेंस सेक्टर में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास मिलिट्री सेक्टर में करेंगे। तो ये हमारा 2 सेक्टर हो गए। इसके अलावा क्या है भाई, और क्या बोला है? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री भी ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने बोला कि आप जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी आओ। और दूसरा का 2014 में इससे पहले जा चुके हैं और ये दूसरी यात्रा है ऑस्ट्रेलिया की, हमारे पीएम साहब की जो भी। और उन्होंने बोला कि सितंबर 20 में, आप सबको पता है G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं इस साल, तो सितंबर के अंदर जो बैठक होगी G20 की, उसमें उनको इनवाइट किया है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमारे लिए मायने रखती थी, उनकी हमने चर्चा की। धन्यवाद।